28 दिसंबर 2021 और दैनिक जागरण का जो आर्टिकल है वो पहले हम देख लेते हैं। पहला आर्टिकल ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी के ऊपर है, यानी ड्रग्स के ऊपर। और इस आर्टिकल में बहुत सारी बातें की गई है, जैसे कि देश में ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी की गई है। इसके तहत नशा मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य के साथ केंद्र से जिला स्तर पर एंटी नारकोटिक्स तंत्र विकसित किया जाएगा। और फिर आगे बात की गई है कि कहां से ड्रग्स की एंट्री होती है देश में, तो समुद्र से ही अधिकतर ड्रग्स लाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए पोर्टल बनाने, आम जनता की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू करने और बंदरगाह पे हर कंटेनर को स्कैन करने और राज्य में विशेष प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड तैयार करने जैसे कई कदम उठाए जाएंगे। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नशा मुक्त भारत अभियान है क्या। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है वो नशे की समस्या के निवारण के रूप में काम करना, लोगों को नशे की जो लत लगी है उसके बारे में जागरूक करना और इस अभियान से जुड़े विभिन्न लोगों और संस्थाओं की क्षमता निर्माण, शैक्षणिक संस्थाएं के साथ सकारात्मक साझेदारी और उपचार, पुनर्वास और परामर्श सुविधाओं का वृद्धि करना है। और इस अभियान को 15 अगस्त 2020 को हरी झंडी दी गई थी। अच्छा, फिर आगे देख लेते हैं नशीली दवाइयों के दुरुपयोग का कारण। तो जो सबसे ज्यादा कारण है वो बेरोजगारी, अकेलापन, सांस्कृतिक मूल्य में परिवर्तन के कारण और फिल्मों द्वारा नशे की जो संस्कृति को बढ़ावा देना, ऐसे बहुत सारे कारण है। फिर आगे अवैध ड्रग्स व्यापार मार्ग। तो अधिकतर जो वैसे आर्टिकल में भी था, ये आर्टिकल में देश में लगभग 60 से 70% जो ड्रग्स की तस्करी होती है वो समुद्र के रास्ते से ही होती है। अब आगे देखते हैं कि इसका सुझाव क्या हो सकता है कि नशे की जो लत लगी है तो इसे दूर करने के लिए सुझाव क्या हो सकता है। तो नशे की लत को व्यसन के रूप में नहीं, एक बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए और एक कलंक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे पीड़ा को समझकर इसे दूर करने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और संगठित अपराधों के विरुद्ध सामाजिक जागरूकता फैलानी चाहिए। नशे का व्यापार अवैध हथियार, मानव तस्करी, आतंकवाद को पोषित करता है। तीसरा, भारत में मनोरोगों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और मादक पदार्थों की जो आदत है, लत लगती है, इसके बारे में शिक्षा देनी चाहिए। चौथा जो हो सकता है वो सीमा पार से जो यानी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से जो ड्रग्स की तस्करी होती है, इस अवैध व्यापार को रोकना चाहिए। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल हमारा ये है, चुनावी राज्यों में तेज हो टीकाकरण, ऐसा निर्वाचन आयोग ने कहा है। और ये सही भी है, क्योंकि जहां निर्वाचन होगी यानी जहां चुनाव होगा वहां बहुत सारे रैली होगी, बहुत सारे जन समूह वाला रैली होगी और इससे कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा बढ़ेगा। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है कि जहां जहां चुनाव होने वाला है वहां टीकाकरण में वृद्धि की जाए। तो देखते हैं आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है वहां टीकाकरण तेज करने की सलाह दी गई है और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण और ओमिक्रोन वेरिएंट से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के दौरान आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि वहां नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को चुनाव के दौरान ड्रग्स का इस्तेमाल, जो भी इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स का, उसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को भी कहा है। इस आर्टिकल में बात की है कि
राजेश भूषण ने कहा है कि गोवा और उत्तराखंड में 100% और उत्तर प्रदेश में लगभग 85% वयस्क आबादी को पहली डोज लग चुकी है। पंजाब और मणिपुर में यह आंकड़ा 80% के नीचे है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर में टीकाकरण की गति तेज कर जल्दी से जल्दी सभी वयस्क आबादी को टीकाकरण की सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला आर्टिकल ये है, 1 जनवरी से शुरू होगा किशोरों का टीकाकरण का पंजीकरण, यानी 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा है 15 से 18 साल के बीच के आयु वर्ग के किशोरों के कोरोना टीकाकरण के लिए, और 1 जनवरी से इसकी पंजीकरण शुरू हो जाएगी। इसके लिए कोविन ऐप पर स्कूल के पहचान पत्र से भी पंजीकरण का प्रावधान है। और इस आर्टिकल में आगे बात की गई है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सतर्कता यानी प्रिकॉशन डोज देने की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। और गाइडलाइन के अनुसार किशोरों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन या टीकाकरण केंद्र पर ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण कराने की सुविधा होगी। अब पोर्टल पर पंजीकरण के लिए वे अपने माता पिता व अभिभावक की पहले से मौजूद आईडी से लॉगिन कर सकते हैं या नए मोबाइल से ओटीपी के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। इस आर्टिकल में आगे बात की गई है कि किशोरों को सिर्फ कोवैक्सीन लगाए जाने की बात की गई है, जहां इसकी वही डोज लगाई जाएगी जो वयस्कों को लगाई गई थी। फिर आगे बात की गई है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जाइडस कैडिला के टीके जाइकोव डी का भी इस्तेमाल जो है इमरजेंसी में की जा सकती है। इसका ट्रायल 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों पर भी किया गया था और स्वास्थ्य मंत्रालय ने के एक अधिकारी ने कहा है कि जाइकोवा डी को टीकाकरण अभियान में शामिल किया जा रहा है, लेकिन सीमित आपूर्ति और लगाने की अलग विधि के कारण समय लग रहा है। अगला आर्टिकल देखते हैं। इस आर्टिकल में बात की गई है कि देश में चल रही विलंब और विकास की 2 विचारधाराएं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल हमारा बहुत खास होने वाला है, वो ये है, स्वास्थ्य सुविधाओं में पिछड़े उत्तर भारत के राज्य। तो ये है रिपोर्ट। पहले हम आर्टिकल देख लेते हैं कि क्या सब है। नीति आयोग ने जारी किए चौथे स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़े बड़े राज्यों में केरल सबसे ऊपर है और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे। छोटे राज्यों में समग्र और सुधार प्रदर्शन के मामले में मिजोरम सबसे ऊपर है। तो देख लेते पहले आर्टिकल में क्या सब है। स्वास्थ्य मानक में उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के बड़े राज्यों का प्रदर्शन फिर खराब रहा और बड़े राज्यों में केरल पहले की तरह सबसे ऊपर अव्वल रहा और उत्तर प्रदेश सबसे पीछे। परंतु इंक्रीमेंटल यानी जो सुधार की जाती है उस प्रदर्शन के अनुसार 19-20 में सबसे शानदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश का रहा है, यानी सुधार हो रहा है। नीति आयोग की तरफ से देश की सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य पैरामीटर पर जारी चौथे सर्वे के ये आंकड़े सामने आए हैं। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये है नंबर 1 पे केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। तो रिपोर्ट हम देख लेते हैं। ये है रिपोर्ट। तो दोस्तों ये है रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में हम देखेंगे राज्यों की जो रैंकिंग है वो। तो ये है रिपोर्ट और ये है इंक्रीमेंटल चेंज जो सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में लगातार अभी विकास हो ही रहा है, लेकिन सबसे नीचे है रैंकिंग में, सबसे नीचे 19वें नंबर पे। तो देख लेते हैं सबसे ऊपर केरला नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और इनकी जो इंक्रीमेंटल चेंजेज हुआ है वो 1.62 के साथ है। तीसरे नंबर पे जो है
थर्ड रैंकिंग पे अपना तेलंगाना। चौथे पे आंध्र प्रदेश। अब पांचवा पे जो है वो महाराष्ट्र, और सबसे नीचे यूपी, उस ऊपर यानी 18वें नंबर पे बिहार। और बिहार की जो इंक्रीमेंटल चेंजेस है वो भी सबसे नीचे यानी 11वें नंबर पे है। और छोटे, ये तो हो गए बड़े राज्य, और छोटे राज्य में देख लेते हैं। छोटे राज्य में मिजोरम बहुत तरक्की कर रही है अभी, नंबर 1 पे इंक्रीमेंटल रैंक के अनुसार, और वैसे भी नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे मेघालय इंक्रीमेंटल रैंक के अनुसार, और ओवरऑल दूसरे पे जो है वो त्रिपुरा, लेकिन बढ़ोतरी इसकी बहुत कम है, इसीलिए इंक्रीमेंटल रैंकिंग के अनुसार मेघालय दूसरे नंबर पे है। तीसरे पे सिक्किम, चौथे पे गोवा, और पांचवें पे मेघालय। इसी तरह ये रिपोर्ट है नीति आयोग का। और देख लेते हैं केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी का, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल चेंज जो हुआ है वो दिल्ली का सबसे आगे हुआ है, यानी सबसे नंबर 1 पे है इंक्रीमेंटल चेंज पे, रैंकिंग पे। और ओवरऑल ये 5वें नंबर पे है। सबसे ज्यादा अच्छा जो है ये दादरा हवेली वाला, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा पुडुचेरी, पांचवा दिल्ली, छठा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी बहुत तेजी से तरक्की हो रही है। चलिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं। ये तो हो गया नीति आयोग का रिपोर्ट। चलिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं। अगला आर्टिकल, ये आर्टिकल दिल्ली में जल्द लागू हो सकती है ग्रेप के पहले चरण की पाबंदी। दूसरा ये आर्टिकल, रात्रि कर्फ्यू लागू, आईडी ही होगा ई पास। ये सभी ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसी के ऊपर ये आर्टिकल सब है। तो आर्टिकल अब हम देख लेते हैं ओमिक्रॉन के बारे में। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में खोजे गए कोविड-19 के B.1.1.529 स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में पहचान की गई है। और इस वायरस का सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पता चला था, और इसके नाम को परिवर्तित करके ओमिक्रॉन कर दिया गया। और खास बात यह है कि इसे सबसे अधिक चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसके जो अलग अलग वेरिएंट है वो पहले देख लेते हैं। डेल्टा B.1.617.2 जो 2020 के अंत में भारत में उभरा और दुनिया भर में फैल गया था। गामा P.1 जो 2020 के अंत में ब्राजील में उभरा। बीटा, उसके बाद अल्फा, ये सब इसके वेरिएंट है। अब ओमिक्रॉन। चलिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं। तो आर्टिकल में क्या सब वो पहले देख लेते हैं। रविवार और सोमवार को लगातार 2 दिनों में कोरोना संक्रमण की दर क्रमशः 0.55 और 0.68% रही है। ऐसे में सरकार दिल्ली ग्रेनेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत यानी ग्रेप के तहत जल्द ही लागू कर सकती है। और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA जुलाई में ही ग्रेप को लागू करने की मंजूरी दे चुका है। लेवल 1 के तहत जो प्रतिबंध लागू होगा, दुकान और मॉल सुबह 10 से रात के 8 बजे तक सम विषम के आधार पर खुलेगी। साप्ताहिक बाजार एक जोन में केवल एक खुलेगा, जिसमें 50% दुकानदारों को ही इजाजत होगी। अगला जो है वो मेट्रो और बसों में जो 50% क्षमता पर बस चलेगी, और रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का प्रावधान होगा। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक खुलेगी। बार 50% क्षमता के
7 दोपहर के 12 से रात के 10 बजे तक खुलेगी। जो होटल है वो खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल, उसके बाद जो स्पा, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, ये सभी बंद रहेगी। नाई की दुकान और सैलून खुल सकेंगे। ओमिक्रॉन के मामले में देश के दूसरे स्थान पर पहुंची दिल्ली। पहले सप्ताह 1 मरीज, दूसरे सप्ताह 5 मरीज, तीसरे सप्ताह 48 मरीज और चौथे सप्ताह 88 मरीज पाया गया है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। रात्रि कर्फ्यू लागू और आईडी ही होगा ई पास। और इस आर्टिकल में बात की गई है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने सोमवार को आदेश जारी किया कि दिल्ली में रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है। और इसी बीच छूट प्राप्त श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोगों को रात्रि कर्फ्यू के दौरान बाहर पाए जाने पर वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा और इसके साथ ही बाहर निकलने के उचित कारण भी बताना होगा और ऐसा नहीं करने पे 2000 का जुर्माना वसूल किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कि बारिश से प्रदूषण में राहत और हवा की गुणवत्ता फिर भी खराब। और ये है रैंकिंग। दिल्ली की 283, फरीदाबाद की 260, गाजियाबाद 212, ग्रेटर नोएडा 242, गुरुग्राम 250 और नोएडा 226। यानी जिस एक्यूआई लेवल जो है वो सबका 200 से ऊपर है। तो देख लेते पहले एक्यूआई लेवल। ये होता है एक्यूआई लेवल और 0 से 50 इसे बहुत अच्छा माना जाता है, गुड की श्रेणी में रखा जाता है। फिर 51 से 100 मॉडरेट यानी येलो कलर के रूप में इसे माना जाता है। और 101 से 150 इसे अनहेल्थ फॉर सेंसिटिव ग्रुप के ऊपर माना जाता है। और 150 से 200 के बीच अनहेल्दी और 200 से 300 बीच यानी वेरी अनहेल्दी। और इसी श्रेणी में यानी 200 और 300 की श्रेणी में यानी पर्पल श्रेणी में दिल्ली एनसीआर की हवाएं को मापा गया है। दिल्ली एनसीआर की जितनी एक्यूआई लेवल मापी गई है वो लगभग 200-300 के बीच में मापी गई है। तो आर्टिकल को देख लेते हैं। राजधानी में सोमवार को दिन में बारिश नहीं हुई लेकिन रविवार रात में हुई थी और जिससे प्रदूषण कम हुआ है और इससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। सोमवार को मौसम भी साफ रहा लेकिन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने के कारण मंगलवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। ऐसे में एयर इंडेक्स में थोड़ा और सुधार हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। सुबह में हल्का कोहरा होगा। शाम या रात में दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान है। और बुधवार को भी आकाश में बादल छाए रहेंगे। इसके बाद 30 दिसंबर से पश्चिम विक्षोभ का असर खत्म होने पर है। फिर आगे बात की गई है कि कोहरा बढ़ेगा और तापमान में भी 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है और इस वजह से 30 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगा और नए साल में 2 जनवरी तक शीतलहर की संभावना नहीं है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल ये राजनीति के ऊपर है कि देश में चल रही विलंब और विकास की 2 धाराएं हैं, ऐसा मोदी जी ने कहा है। एक जो सबका विकास सबका साथ है, दूसरा खुद के परिवार का विकास, इसी के ऊपर है। तो चलिए हम दूसरा आर्टिकल देखेंगे जो हमारे लिए खास हो। अगला आर्टिकल ये है, दुबई जाएंगे पीएम, राजनीतिक तौर पे बढ़ेगी यूएई की अहमियत। और इस आर्टिकल में जो बात की गई है कि वर्ष 2022 में विदेशी दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी दुबई की यात्रा से करेंगे और इस यात्रा यह जो यात्रा होने वाली है वो उदाहरण होगी कि भारत के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजनीतिक की अहमियत बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री की दुबई यात्रा जनवरी 2022 से शुरू हो सकती है और इस दौरान उनके दुबई एक्सपो में भी भाग लेने की संभावना है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड समझौता जो है उस पर वार्ता होने की संभावना है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये है
जम्मू कश्मीर में निवेश और विकास का नया सवेरा। और देश की नामी रियल एस्टेट कंपनी के साथ 18,300 करोड़ रुपए के 39 MOU का हस्ताक्षर हुआ है। और ये होंगे 39 प्रोजेक्ट, जिसमें 19 आवासीय, 8 व्यावसायिक, 4 हॉस्पिटैलिटी और 3 ढांचागत, 2 फाइनेंस, 3 फिल्म व मनोरंजन। तो पहले हम आर्टिकल देख लेते हैं। आतंकवाद, अलगाववाद और भ्रष्टाचार के बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रहा जम्मू कश्मीर में रोजगार, निवेश और विकास का एक नया सवेरा हुआ है। सोमवार को जम्मू में आयोजित अपनी तरह से पहले रियल एस्टेट सम्मेलन 2021 में आवास और शहरी विकास विभाग ने देश की नामी रियल एस्टेट कंपनियों के साथ आवासीय, व्यावसायिक, ढांचागत, फिल्म सेक्टर में 18,300 करोड़ रुपए के 39 MOU पर हस्ताक्षर किए। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब बिजनेस और निवेश के लिए आकर्षित जगह है। हमने मॉडल टेनिस एक्ट को लागू किया है और यह कानून मालिकों और किराएदारों के हितों और अधिकारों को संतुलित करने के उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। किराए पर जगह देने का सिस्टम पारदर्शी बनाया गया है और हाउसिंग पोर्टल एकीकृत नीलामी पोर्टल लॉन्च होने से मकान खरीदने वालों को और रियल एस्टेट के कारोबारियों की मदद मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल ये है, सैनिक कॉलोनी बनाने के परिणाम जल्द सामने आएंगे। ऐसा उपराज्यपाल जी ने कहा है कि कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बनाने का रास्ता साफ हो गया है, इसके परिणाम जल्द ही सामने आएंगे। वहीं कश्मीर में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने की जरूरत महसूस नहीं की गई है और जम्मू कश्मीर में कोई भी भौगोलिक बदलाव नहीं किया जा रहा है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं जो हमारे लिए खास होगा। नेक्स्ट आर्टिकल ये है, इत्र कारोबारी को भेजा गया जेल, अब कन्नौज में मिला विदेशी मुहर लगा सोना। पहले हम आर्टिकल देख लेते हैं, फिर जानेंगे कि ब्लैक मनी यानी काला धन होता क्या है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को सोमवार को कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। DGGI के बयान ने जारी किया है कि कन्नौज स्थित घर में 17 करोड़ रुपए बरामद होने व कार्रवाई अभी जारी होने की जानकारी दी है और बहुत अधिक मात्रा में अघोषित सामान मिला है। अब तक कानपुर में 177, कन्नौज में 17 समेत 194 करोड़ नगद के साथ 23 किलो सोना व 600 किलो चंदन का तेल मिलने की पुष्टि की गई है और 1-1 किलो के 33 सोने के बिस्कुट में विदेशी मोहर भी लगा है, जिसकी कीमत 11.5 करोड़ और ऑयल की कीमत यानी जो चंदन का तेल मिला है उसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। और इस तरह से अब तक कुल 211 करोड़ रुपए की बरामदी हुई है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। तो दोस्तों, काला धन होता क्या है वो पहले हम जान लेते हैं। काला धन की जो सबसे सरल परिभाषा है कि उस धन के रूप में हो सकता है जिसके बारे में जो टैक्स अधिकारी होते हैं उसे छुपाया जाता है, यानी कर अधिकारी यानी टैक्स अधिकारी को नहीं बताया जाता है। और इसके जो ब्लैक मनी है उसका प्रभाव क्या सब हो सकता है। तो इसका राजस्व की हानि होती है, धन संचलन में प्रॉब्लम होती है, उच्च मुद्रास्फीति होती है। और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, तो विधायी प्रयास किया जा रहा है, यानी जो काला धन लेके विदेश में भाग जाते हैं उसके प्रति एक्ट बनाया गया है और ब्लैक मनी को रोकने के लिए बहुत सारे एक्ट बनाए जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पे भी बात चल रही है। अगला आर्टिकल, पंजाब में सीमा पार से एक ही रात में 3 ड्रोन आए हैं। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और रविवार रात 2 जगह उसकी तरफ से आए 3 ड्रोन देखे गए हैं और पहले से मुस्तैद जो BSF जवान थे उन्होंने फायर करके ड्रोन जो है उसे लौटा दिया। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो है इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर ही है और इस आर्टिकल में बात की गई कि कश्मीर फाइटर नाम से एक ब्लॉग चैनल है, इसे चलाने वालों के ऊपर जल्द दायर होगा आरोप पत्र। तो देख लेते हैं आर्टिकल में, इंटरनेट मीडिया पर कश्मीर में सक्रिय आतंकी और अलगाववादी का मुखपत्र बने ब्लॉग
कश्मीर फाइटर को चलाने के आरोपित के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र लगभग तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही अदालत में दायर कर दिया जाएगा। आरोपितों में श्रीनगर के नगर निगम के पूर्व सचिव सोफी मोहम्मद अकबर, उसका पुत्र ताबिश अकबर रहमानी, बेटी नाजिसा यशरफ रहमानी समेत नाजिसा का जो मंगेतर जावेद खालिद भी शामिल है। और इसके अलावा एक अन्य आरोपित पीरजादा रफीक मखदूमी भी है। और बीते दिनों गिरफ्तार किए गए मानवाधिकार के यथाकथित झंडार बार खुर्रम परवेज का नाम भी इस मामले में लिया जा रहा है। और ऐसा होता है कि कश्मीर फाइट ब्लॉक में कश्मीर में सक्रिय मुख्यधारा के को पत्रकारों और समाजसेवी को और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कई तरह की आपत्तिजनक बातें प्रकाशित होती है। और इस ब्लॉग पर किसी का भी नाम आने पे वो अलगाववादी के और ये आतंकी जो है आतंकवादियों के हिट लिस्ट में शामिल हो जाता है। क्योंकि ऐसा ही हुआ था कि वर्ष 2018 में इसी ब्लॉग पर पत्रकार सुजात बुखारी के बारे में भड़काऊ लेख छपा और कुछ ही दिनों बाद आतंकियों ने उनके कार्यालय के बाहर उनकी हत्या कर दी। इसीलिए अभी तो ये बंद है। तो यही है आर्टिकल। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल हमारा इंटरनेट सिक्योरिटी के ऊपर ही है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर। कि तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर सोमवार सुबह में मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गिराए गए और मारे गए नक्सलियों में 4 महिलाएं शामिल हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, अनंतनाग में ग्रेनेड हमला, पुलवामा में 2 OGW गिरफ्तार। तो OGW जो होता है वो जैसे मोहम्मद के 2 ओवरग्राउंड वर्कर को कहा जाता है। और आतंकियों ने सोमवार को अनंतनाग जिले में CRPF के बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया और हमले में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। वहीं पुलवामा में पुलिस ने जैसे मोहम्मद के 2 ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। ये एडिटोरियल सेक्शन है। रात का कर्फ्यू, आर्थिक चुनौतियों का मुकाबला, रोग से अधिक घातक अमेरिकी उपचार, पूरे करे सपने, ये सब एडिटोरियल है। हम अगला देखते हैं। अगला पेज। ये आर्टिकल कुछ खास है और इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर ये आर्टिकल है कि श्रीलंका की नौसेना ने बीते सप्ताह 8 भारतीय मछुआरों को नाव को जब्त कर लिया और कुल 8 भारतीय मछुआरों की नाव को जब्त कर लिया और कुल 55 मछुआरों को अवैध शिकार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। भारत श्रीलंका के बीच समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीयों को श्रीलंका के नौसेना अक्सर भारतीय समुद्री पार करने के आरोप में परेशान करती है और इसका समाधान होना चाहिए। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पेज से, और इस पेज में इंटरनल रिलेशन के ऊपर बहुत सारी आर्टिकल है। और पहला आर्टिकल शीत युद्ध में पूर्व सोवियत संघ यानी USSR का जो है उसी के ऊपर ये बात की गई है कि उस तरह से चीन नहीं हारेगा। शीत युद्ध में पूर्व सोवियत संघ की तरह नहीं हारेगा चीन, इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में बात की गई है कि चीन की पूर्ववर्ती सोवियत संघ की तरह नहीं है जो शीत युद्ध में हार जाए। और अमेरिका में तैनात चीनी राजदूत क्विन गांग ने एक साक्षात्कार में अमेरिकी सरकार को यह चेतावनी दी। कहा कि वे लोग शीत युद्ध नहीं जीत पाएंगे। पहली बात, चीन पूर्ववर्ती सोवियत संघ नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी की तरह नहीं है। 100 साल पुरानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने हाल ही में बड़ा बर्थडे केक काटकर शताब्दी वर्ष मनाया है। इन्होंने कहा कि यदि लोग वास्तव में चीन के खिलाफ शीत युद्ध छेड़ना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि चीन पराजित नहीं होगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल, ईरान की शर्त।
उसे तेल निर्यात की अनुमति दी जाए। ईरान ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हो रही परमाणु समझौता वार्ता में शामिल होने के लिए शर्त रखी है कि उसे कच्चे तेल के निर्यात की अनुमति दी जाए, और अभी उसके निर्यात पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। और 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका की ईरान के साथ वार्ता चल रही है, लेकिन इसमें इसी माह तक रुकावट आ गई। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि पाकिस्तान ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी दी। और इस नीति के तहत नागरिकों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना है। यह पहला अवसर है जब पाकिस्तान में एनएसपी की मंजूरी दी गई है। और ये नेक्स्ट आर्टिकल, म्यांमार की कोर्ट ने सूखे के खिलाफ दूसरे मामले में फैसला टाला। अगला आर्टिकल अफगानिस्तान से रिलेटेड है, और इस आर्टिकल में बात की गई कि अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत के निवासियों ने रविवार को निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ प्रांतीय गवर्नर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। श्रीलंका में विदेशियों की शादी के लिए एनओसी अनिवार्य की गई है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। और नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नहीं मिली 9 mm की गोलियां तो बदल दिया कार्बाइन का डिजाइन। ये होती है कलाकारी। झारखंड के अपराधी और नक्सलियों को 9 mm की गोली मिलना मुश्किल हुआ तो उन्होंने हथियार मुहैया कराने वाले तस्करों, जो उनको हथियार मुहैया कराते हैं, उन तस्करों ने कार्बाइन के बैरल का ही साइज बदल दिया। बैरल में बदलाव कर उसे ऐसा बनाया गया कि 7.65 mm की गोलियां फिट आ जाए। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं कि वायुसेना प्रमुख दक्षिण कोरिया की 4 दिनी यात्रा पर रवाना।